देखिए इसके अंदर मैंने आपको अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पर मैंने मेंशन करके दिए हुए हैं। अब हमने सेकंड कस्पल सबलोड तक तो देखा, आप थर्ड कस्पल सबलोड में देखोगे तो मैक्सिमम जो इसके कॉम्बिनेशन की जरूरत हमें पड़ेगी ना, वो कहां पर पड़ेगी? पी के मतलब प्रश्न कुंडली के अंदर जरूरत पड़ेगी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई सामने वाली व्यक्ति का मैं कॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरे क्लाइंट का, कि मुझे ऑर्डर देने के लिए उसका कॉल आएगा कि हाँ भाई आपका इतने अमाउंट का ऑर्डर हमने कंफर्म किया है। तो मेरा फोन कॉल वो क्लाइंट का मुझे कब आएगा, अगर वो जानना है तो भी हम जान सकते हैं। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? थर्ड कस्पल सबलोड की। लेकिन थर्ड कस्पल सबलोड किस चीज में देखना पड़ेगा? प्रश्न कुंडली में। ये सारे सवाल जो है उसका जवाब कहां पर मिलेगा? प्रश्न कुंडली में मिलेगा, वो जन्म की कुंडली में नहीं मिलेगा। अब जन्म की कुंडली में थर्ड कस्पल सबलोड क्या दिखाता है? जन्म की कुंडली में थर्ड कस्पल सबलोड यंगर सिबलिंग को दिखाता है, छोटे भाई बहन को दिखाता है। अभी छोटे भाई बहन आज के जमाने में अभी आप देखो तो अभी वो उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी सिंगल वाले हैं। हाँ। लेकिन फिर भी अगर किसी का आया तो ज्यादातर केस में कोई छोटे भाई बहन के लिए प्रश्न पूछने के लिए हमें पैसा देने वाला नहीं है। वो भाई अपना करेगा, बहन अपना करेगी, मैं मेरा करूंगा। तो थर्ड हाउस वैसे बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसके अंदर हम मैक्सिमम इसको कहां पर स्टडी करेंगे? प्रश्न कुंडली के हम लोग ज्यादा, प्रश्न कुंडली जब हम स्टडी करेंगे तो इसका हम ज्यादा यूज करेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको थर्ड कस्पल सबलोड से आगे बढ़ के फोर्थ के ऊपर जाते हैं, क्योंकि उसके प्रश्न हमारे पास बहुत सारे आने वाले हैं। और इसके अंदर ये खाली कॉम्बिनेशन है, और ये जो नोट्स है मेरी, इसके अंदर मैंने आपको वो कॉम्बिनेशन क्यों बना, किस तरीके से बना, उसकी पूरी डिटेल है। तो ये सारा हम उसके अंदर स्टडी करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इसकी फोर्थ कस्पल सबलोड की, लेकिन उसके पहले थर्ड का एक बात समझा दूं। हालांकि आपको अभी समझ में तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं ले लेता हूं। जैसे हमने बात की कि किसी भी घर का कस्पल सबलोड जब बनता है, कोई भी प्लैनेट, अभी थर्ड कस्पल सबलोड किसका है? यंगर सिबलिंग्स का, यानी छोटे भाई बहन का है। मान लो थर्ड कस्पल सबलोड चंद्र बना, तो अब क्या प्रेडिक्शन करोगे? चलो बताओ। ये व्यक्ति का छोटा या भाई या बहन, उसका नेचर इमोशनल होगा। नेचर इमोशनल होगा, बराबर है। उसी के समय अगर मंगल आ गया तो क्या प्रेडिक्शन करेंगे? नेचर गुस्से वाला होगा। अच्छा, अभी चंद्र के साथ में यहां पर मान लो नंबर आता है 3 और 8, मंगल के साथ में नंबर आता है 5 और 12। ये हो गया कस्पल सबलोड, ये हो गया नक्षत्र लॉर्ड, और किसी का दृष्टि कंजंक्शन वगैरह कुछ नहीं है। और सबलोड, थर्ड कस्पल सबलोड का जो सबलोड बनता है, सबलोड पे आया फॉर एग्जांपल जुपिटर, और जुपिटर ने दिखा दिया 8 और 12। क्या मीनिंग निकालोगे इसका? चलो ये सारे नंबर्स का अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसके अंदर आ गया है, तो अभी आप खुद बताओ क्या मीनिंग निकालोगे इसका? ये इमोशनल, ये गुस्से वाला, ये तो परफेक्ट है। अब ये हाउसेस का जो नंबर है उसका क्या मीनिंग निकालोगे? जैसे हमारा फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड वो हम खुद है, तो थर्ड कस्पल सबलॉर्ड मतलब भाई खुद या बहन खुद, तो अब क्या मीनिंग निकालोगे? एक और हिंट दिया मैंने आपको। वो जो भी काम करेगा घर से दूर करना पड़ेगा, और 8 हाउस के रिलेटेड काम करेगा तो ही उसको सक्सेस मिलेगा। देखो अभी बात क्या हो रही है थर्ड कस्पल सबलॉर्ड की। छोटे भाई या बहन का काम कौन सा होना चाहिए वो बात नहीं हो रही है। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड हमेशा, कोई भी फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड व्यक्ति के नेचर, एटीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनालिटी, लॉन्जिविटी एंड हेल्थ के बारे में बताता है। तो इससे हम क्या जजमेंट लगा सकते हैं? थर्ड हाउस है, मून है, मून तो इमोशनल है। थर्ड हाउस है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का है। भाई आपका छोटा बहन या छोटा भाई या छोटे बहन को ट्रैवलिंग करना पसंद है, ज्यादा ऑनलाइन रहता है। थर्ड हाउस ऑनलाइन का है, आज के जमाने में ऑनलाइन है। अभी देखो 30 साल 25 साल पहले इंटरनेट ऐसा कुछ था नहीं, तो वो टाइम पे थर्ड हाउस का ऑनलाइन कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता था।
लेकिन अब हमें थर्ड हाउस मतलब ऑनलाइन इंटरनेट उसको यूज करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं देश काल पात्र। कौन से जमाने में आप जी रहे हो उसी के अनुसार आपको इसको जज करना पड़ेगा। नंबर तो यही रहने वाले हैं। प्लैनेट सदियों से प्लैनेट इतने ही है, आगे भी इतने ही रहेंगे, हाउसेस भी इतने हैं, आगे भी उतने ही रहेंगे। लेकिन कौन से जमाने में आप जी रहे हो, कौन से देश में प्रिडिक्शन करने बैठे हो, सामने कौन व्यक्ति बैठा है, उसके ऊपर हमारा जो बोलना है, जो प्रिडिक्शन है वो चेंज होगा। अभी 8 हाउस आ गया, मैं क्या कहूंगा भाई 8 हाउस जो है सिक्रेटिव पर्सनालिटी का है, और 8 हाउस जो है वो इन डेप्थ है, मतलब आपका छोटा भाई या बहन जो है क्या है, उसकी पर्सनालिटी, उसका नेचर बहुत सिक्रेटिव है, वो बहुत डेप्थ में जाता है, किसी भी चीज की बहुत डेप्थ में जाता है। तो ये 8 हाउस हो गया। 5 नंबर एंटरटेनमेंट का बहुत शौकीन है, मूवीज देखना बहुत पसंद है। 5th हाउस एंटरटेनमेंट का है, 1st हाउस नेचर का है, उसको ज्वाइन कर दो। 12th हाउस खर्चे वाला, बहुत खर्चीला है। अभी यहाँ पर मैं क्या कहूंगा, खर्चा किसके पीछे हो रहा है, चलो बताओ। महोत्सव के पीछे। महोत्सव के पीछे तो हो रहा है, वो तो हमने 5th हाउस एंटरटेनमेंट का गिन लिया। लेकिन अगर कारक तत्व के हिसाब से भी मुझे बताना है, जैसे कल मैंने आपको बताया था आपके खुद के बारे में, शुक्र है और 12 नंबर है, तो शुक्र है तो ब्रांडेड आइटम के पीछे, कॉस्मेटिक के पीछे, ब्यूटी के पीछे खर्चा करना पसंद होगा। इसको कहां करना पसंद होगा, स्पोर्ट्स के पीछे। मंगल स्पोर्ट्स का कारक है। और 5th हाउस, ये देखो 12 नंबर और 5 नंबर, 5th हाउस गैम्बलिंग का भी होता है। इसका नेचर गैम्बलिंग करने वाला, सट्टेबाजी वाला रहेगा। ये सारी चीजों का हम पता लगा सकते हैं। और सबलॉर्ड लेवल पे फाइनल आया जुपिटर और 8 और 12। आपके छोटे भाई बहन के साथ आपके रिलेशन चाहिए उतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि 3rd हाउस का सुख नहीं मिलेगा। क्वालिटी बताता है ना सबलॉर्ड, प्लैनेट, नक्षत्र, सबलॉर्ड, ये सोर्स, ये रिजल्ट और ये क्वालिटी। तो क्वालिटी में, रिलेशनशिप में इसने 3rd हाउस यानी कि छोटे भाई बहन के साथ जो रिलेशन है उसमें इसने क्या बता दिया, 8 और 12। तो 3rd हाउस से जुड़ा हुआ सुख आपको मिलेगा नहीं, मतलब छोटे भाई बहन होंगे लेकिन भाई बहन का जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसके लिए कितना भी कर लो, अल्टीमेटली वो आपको डिच करके चला जाएगा। 8-12 आ गया। या भाई से नुकसान हो सकता है, संभाल के रहना। नुकसान भी करता, नुकसान होगा ना, 12 नंबर नुकसान ही का है। आया समझ में? तो ये 3rd कस्पल सबलॉर्ड, छोटे भाई बहन से रिलेटेड मैक्सिमम इसमें है। और बाकी डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड, मीटिंग के रिलेटेड, इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत सारी चीजें 3rd हाउस में, लेकिन उसका मेन रोल कहां पर आएगा, प्रश्न कुंडली के अंदर आएगा। अभी बात करते हैं 4th कस्पल सबलॉर्ड की। 4th कस्पल सबलॉर्ड में सबसे पहला एक जो इंपॉर्टेंट है, जिसके रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, वो है प्रॉपर्टी का। 4th हाउस की मेन चीजें कौन सी, जैसे 2nd हाउस से हम वाणी, फूड हैबिट, बैंक बैलेंस, फैमिली को देखते हैं। 4th हाउस से मेन चीज कौन सी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, व्यक्ति का उच्चय, मदर, व्हीकल। 4th हाउस में ये 3 चीज सबसे मेन। चौथा जो है वो मेंटल पीस, मानसिक शांति, व्हीकल, मदर एंड प्रॉपर्टी, ये 4 मेन है। एंड अगर हम मतलब हम केपी पढ़ रहे हैं तो 4th हाउस क्या दिखाता है, बेसिक एजुकेशन। 4th हाउस बेसिक एजुकेशन को दिखाता है। ये 5 चीजों को मेन ध्यान में रखना है जब भी 4th हाउस की बात आती है, या इसमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर क्लाइंट हमें पूछता है तो हमें 4th कस्पल सबलॉर्ड को बराबर से स्टडी करना पड़ेगा। बराबर। अब सबसे पहला इसमें जो कॉम्बिनेशन आता है, क्या मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूं, मेरी प्रॉपर्टी होगी, मेरा खुद का घर होगा? पहला एक ये सवाल तो आएगा ही आएगा। तो अगर 4th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में 4, 11, 12, 4, 11, 4, 12, 11, 12 ये कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए तो क्या होगा, ये व्यक्ति अपना घर ले सकता
है। क्यों? फोर्थ हाउस किस चीज का है? प्रॉपर्टी का, यानी कि रेसिडेंस का, घर का। 12th हाउस यहां पर क्या काम करता है? 12th हाउस बताता है इन्वेस्टमेंट को, या अगर व्हीकल की बात करें तो 12th हाउस किस चीज को बताता है? खर्चे को। अभी यहां पर इन्वेस्टमेंट लिया, यहां पर खर्चा लिया, ऐसा क्यों है? तो दोनों 12th हाउस। देखो, सबसे पहले तो व्हीकल जब लेते हो या प्रॉपर्टी लेते हो, जेब से पैसा जाता है तो व्यय होता है पैसे का, तो 12th हाउस तो उस तरीके से आ गया, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉपर्टी लेते हो तो नॉर्मली आमतौर पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं, तो इसको हम क्या गिनते हैं? इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब व्हीकल लेते हो तो उसके तो भाव कम ही होते हैं। गाड़ी हमेशा सेकेंड हैंड में बेचो तो आपने जो ली है उससे तो कभी भी ज्यादा मिलने वाला है ही नहीं, कम ही मिलेगा, तो उसको हम क्या गिनते हैं? खर्चा। और 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है। प्रॉपर्टी के कारक कौन है? मंगल एंड शनि प्रॉपर्टी के कारक है। शुक्र जो है वो व्हीकल का कारक है। तो इस तरीके से अगर 4, 11, 12 आता है तो हमें क्या समझना है कि भाई प्रॉपर्टी ले सकता हूं। वो व्यक्ति हमें ऐसा कहता है कि मेरा ये घर बेचना है और सामने नया लेना है। एक होता है कि डायरेक्ट मुझे नया लेना है, तो 4, 11, 12। एक होता है कि ये जो घर में रहता हूं उसको बेचना है और सामने नया लेना है। तो प्रॉपर्टी परचेज 4, 11, 12। प्रॉपर्टी सेल का कौन सा? 4, 12। जो लेने के लिए वही बेचने के लिए, ऐसा नहीं होता है। 12 व्यय का भी है ना। 4 नंबर प्रॉपर्टी, 12 नंबर व्यय, मतलब प्रॉपर्टी बेची तो व्यय। चलो अच्छा पकड़ा। तो 4 नंबर प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का व्यय मतलब चौथे घर का व्यय होगा। तो चौथे घर का व्यय कौन से हाउस से होता है? घर का व्यय 12वें हाउस। चौथे घर से 12वां, यानी कि थर्ड हाउस। चौथे घर से 12। हाँ, अभी वही समझाता हूं, अच्छा पकड़ा आपने। अभी ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए को प्रॉपर्टी लेनी है तो ए के लिए कौन से घर चाहिए? 4, 11, 12। लेकिन ए क्या बोलता है कि मेरी बेचने के प्रॉपर्टी अभी जो है वो बेचना है, फिर लेना है। अब वो बेचेगा तो सामने कोई ना कोई लेने वाला तो चाहिए, कोई ना कोई लेने वाला ही नहीं होगा तो बेचेगा कहां से? तो जब मुझे प्रॉपर्टी लेनी है तो मेरा 4, 11, 12। अब मैं बेचूंगा तो सामने वाला लेगा, तो सामने वाले का 4, 11, 12 गिनना मुझे पड़ेगा। तो बी का 4, 11, 12 कौन सा हो गया? बी का चौथा। 1, 2, 3, 4। बी का चौथा 1, 2, 3, 4। समझ में आया? हाँ। तो मेरी कुंडली का कौन सा हुआ? 10th हाउस। मेरी कुंडली का 10th हाउस हुआ। बी का 11वां, ये चौथा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बी का 11 एक्टिव होगा तो मेरा 5th हाउस एक्टिव होगा। और बी का व्यय, यानी कि जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूं वैसे बी इन्वेस्ट कर रहा है, तो बी का इन्वेस्टमेंट 6th हाउस से देखते हैं। उसका 12, लेकिन मेरा कौन सा? छठा। आया समझ में? 5, 6 एंड 10। कैसे 5, 6, 10? बी लेगा तो मैं बेचूंगा, मुझे तो बेचना है लेकिन सामने वाला लेने के लिए रेडी होना चाहिए। अब मान लो बी रेडी हुआ तो उसके मतलब उसकी कुंडली में 4, 11, 12 एक्टिव होने चाहिए। उसका 4, 11, 12 एक्टिव होगा, लेकिन मेरी कुंडली में पहले मुझे कौन से नंबर मिलने चाहिए? 5, 6, 10। क्यों 5, 6, 10? 10th हाउस जो है वो बी का, अगर मैं काउंट करूं, बी को हम कौन सा लेंगे? 7th हाउस, क्योंकि ऑपोजिट पर्सन है, सामने वाला है। तो चौथा हाउस काउंट करूं तो 1, 2, 3, 4। बी का चौथा, लेकिन मेरा कौन सा? 10वां। अब बी का 11वां, तो मेरी कुंडली का 5वां। 4, 11 और बी का 12वां, तो मेरी कुंडली का छठा। तो जब प्रॉपर्टी मुझे बेचनी है, सामने वाला लेगा तो मैं बेचूंगा,
तो मेरा 5 5 6 10 एक्टिव होगा, तो सामने वाले का 4 11 12 एक्टिव होगा। जब कोई ऐसा कहता है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेच के नहीं लेनी है, तो पहले जब उसकी दशा भुक्ति या अंतर आए, खास करके भुक्ति के अंदर कौन सा नंबर चाहिए, 5 6 और 10 नंबर चाहिए, तो घर बिकेगा और सामने वो नया लेगा, तो उसके लिए 4 11 और 12 चाहिए। इसमें से कोई 1 2 3 नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। पावरफुल होगा तो डेफिनेटली इस चीज के अंदर उसका काम होगा। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है तो मेरी दशा भुक्ति यंत्रा में ये नंबर ये आना चाहिए 5 6 10। खाली बेचना है तो 5 6 10 चाहिए, बेच के सामने नया लेना है तो 5 6 10 के साथ में 4 11 12 भी चाहिए। अभी मैं समझो मम्मी डैडी के साथ में रहता हूँ, मैं अपना नया घर लेना चाहता हूँ, तो कोई बेचने की कुछ बात ही नहीं है, तो खाली 4 11 12 चाहिए। आया समझ में? और जब खाली थर्ड हाउस एक्टिव होता है, तो क्या होता है, या फिर 3 11 12 होता है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी का व्यय यानी कि थर्ड हाउस, यानी कि वो ट्रांसफर को दिखाता है, चेंज ऑफ रेसिडेंस को दिखाता है। 12 नंबर घर से दूर, 11 नंबर इच्छा पूर्ति। अभी बहुत लोग होते हैं ना, घर में रहते हैं, नया घर लेने का पैसा नहीं है, लेकिन घर छोटा भी पड़ रहा है, तो फिलहाल सोचते हैं कि भाई एक बार रेंट के ऊपर चले जाए, 2-3 साल वहां रहेंगे और फिर तब तक नए घर का कुछ प्लानिंग करेंगे या नया घर लेंगे। तो टेम्पररी घर चेंज करना है, तो उसके लिए कौन सा नंबर चाहिए, 3 नंबर होना चाहिए, तो घर चेंज होगा। खरीदना नहीं है, खरीदना होगा तो 4 नंबर चाहिए, लेकिन घर खाली चेंज करना है तो 3 नंबर। 3 4 11 आया, 3 4 11 तो जन्मभूमि के ऊपर ही घर का ट्रांसफर होगा, घर चेंज होगा। 3 11 12 आया तो जन्मभूमि से दूर घर चेंज होगा। ये कॉम्बिनेशन ज्यादा करके किसको मिलेगा, किसकी कुंडली में, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और जिनका ट्रांसफर बार बार होता है, उसके अंदर ये देखने को मिलता है। अलग अलग स्टेट में भी ट्रांसफर होता है उनका, तो कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में, कभी गोवा में है, तो 3 11 12 उनकी कुंडली में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। उसको देखने के और भी तरीके हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 3 नंबर आया तो चेंज ऑफ रेसिडेंस, 4 नंबर आया, 4 11 12 आया तो प्रॉपर्टी परचेज, 5 6 10 आया तो प्रॉपर्टी सेल करके परचेज करना है, तो पहले 5 6 10 और बाद में 4 11 12। इतने कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। अब अच्छा एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की फिलहाल तो बात चल रही है। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड से हम एजुकेशन को देखेंगे। अगर फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड में 4 और 11 आ रहा है तो अच्छा एजुकेशन, 4 9 11 आ रहा है तो हायर एजुकेशन, 4 6 9 11 आ रहा है। 6 नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है, जो लोग IAS IPS CA CS एडवोकेट MBA वैसी हायर लेवल की जो लोग स्टडी करते हैं, जिसमें जबरदस्त टफ कंपटीशन होता है। कुछ लोग नीट का एग्जाम देते हैं, अलग अलग प्रकार की एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो वो टाइम पे उस बच्चे की कुंडली के अंदर 4 6 11 का कॉम्बिनेशन एक्टिव होना बहुत जरूरी है, या फिर 6 और 11 एक्टिव होना बहुत जरूरी है, तब भी उसको कंपटीशन में सक्सेस मिलेगा। अब कैसे कॉम्बिनेशन बना, फोर्थ हाउस तो बेसिक एजुकेशन का है ही है, बेसिक एजुकेशन। 11th हाउस इच्छा पूर्ति यानी कि विश फुलफिल। 9th हाउस का क्या रोल है, 9th हाउस क्या दिखाता है, हायर एजुकेशन को दिखाता है। 6th हाउस कंपटीशन को दिखाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन उसको कौन सी स्टडी करनी है उस हिसाब से, लेकिन ये कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा तो वो अच्छी स्टडी कर सकता है। स्टडी में रुकावट कब आएगी, स्टडी में फेल कब होगा, स्टडी आगे कब नहीं कर पाएगा, कब छोड़ना पड़ेगा, उसका कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो पहला तो फोर्थ हाउस को नेगेट करता है थर्ड हाउस, तो खाली थर्ड हाउस आया तो स्टडी छोड़ देगा। 3 8 स्टडी तो छोड़ेगा, लेकिन बहुत दिक्कत तकलीफ होगी, उसके लिए उसको स्टडी छोड़नी पड़ेगी। 3 8 12 बहुत बहुत जबरदस्त दिक्कत होगी, कोई बहुत बड़ा लॉस होगा घर में या ऐसा कुछ होगा, उसकी वजह से स्टडी को छोड़ना पड़ेगा।
ये तो 3 नंबर आया तो थोड़े टाइम के लिए छोड़ के वापस ज्वाइंट भी कर सकता है। 3 और 8 आया तो साल 2 साल का ब्रेक हो सकता है, फेल हो सकता है, 1-2 साल के बाद वापस ज्वाइन कर सकता है। लेकिन मेजोरिटी केस में 3, 8, 12 आया तो एक तो फेल होगा और फिर हमेशा के लिए छोड़ देगा। और ये क्या होगा, बेसिक एजुकेशन में ही बैंड बच जाएगी, बेसिक एजुकेशन में ही वाट लग जाएगी। बेसिक एजुकेशन हम किसको गिनेंगे, 12th से लेकर डिग्री, वहां तक अगर कोई भी एजुकेशन होगा, इवन 10th भी आ गया, मतलब मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूं स्कूल एंड कॉलेज का 2 इयर्स का, सॉरी कॉलेज का 2 इयर्स प्लस 3 इयर्स यानी कि डिग्री तक बेसिक एजुकेशन को गिनेंगे। तो अगर ये नंबर आएगा तो वो डिग्री भी नहीं ले पाएगा। और अगर ये नंबर नहीं आया, इसमें से कोई भी नंबर आया, तो वो अच्छा हायर स्टडी करेगा। अब सवाल ये आता है कि मान लो यहां पर आ गया 4, 6, 9, 11, यहां पर स्टडी छोड़ने के नंबर है, ये हायर स्टडी में अच्छे नंबर है। अब हायर एजुकेशन को मुझे देखना है। हायर एजुकेशन हम कौन से घर से देखते हैं, सेम उसी तरीके से 9th हाउस। 9th हाउस में अगर 9th कस्पल सबलॉर्ड 9 नंबर को दिखा दे तो अच्छा हायर एजुकेशन, 9 एंड 11 अच्छा हायर एजुकेशन, 9, 6, 11 अच्छा हायर एजुकेशन एंड कॉम्पिटिटिव स्टडी के साथ में, ये 3 हो गए अच्छे हायर एजुकेशन के नंबर। और अच्छा हायर एजुकेशन कब नहीं होगा, या हायर एजुकेशन में कब रुकावट आएगी, मतलब समझो बीकॉम तक या तो बीएससी तक अच्छा स्टडी हो गया, बहुत लोग होते हैं ना डिग्री तक अच्छा हो जाता है, लेकिन हायर एजुकेशन छोड़ना पड़ता है। कुछ कुछ लोगों को स्कूल का छोड़ना पड़ता है, कुछ लोगों को कॉलेज का छोड़ना पड़ता है, कुछ लोगों का डिग्री हो जाता है, लेकिन डिग्री के ऊपर आगे हायर स्टडी नहीं कर सकते। जैसे मैं हूं, मुझे बीकॉम के बाद में आगे हायर स्टडी करना था लेकिन मैं नहीं कर सका। तो कुंडली में वो टाइम पे कौन सा कॉम्बिनेशन एक्टिव हुआ होगा, तो पहले तो 9th कस्पल सबलॉर्ड अगर ये 9, 9, 11, 9, 6, 11 दिखाता है तो अच्छा हायर एजुकेशन। और अगर यही 9th कस्पल सबलॉर्ड 8 हाउस को दिखाता है, 8 और 12 को दिखाता है, तो हायर एजुकेशन में ब्रेक आ जाएगा, हायर एजुकेशन टूटेगा। क्लियर हो गया। अब कौन आधार करता है, स्टडी के टाइम पे कौन सी दशा एक्टिवेट हो रही है उसके ऊपर डिसाइड होगा हायर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बट ये कॉम्बिनेशन को हमें ध्यान में रखना है जब हम एजुकेशन की या हायर एजुकेशन की बात करते हैं। अब 4th हाउस में 4th कस्पल सबलॉर्ड और एक क्या दिखाता है, मदर को दिखाता है। तो जैसे भाई बहन का नेचर देखा उसी तरीके से मदर का नेचर देखना है, उसके अंदर तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। अभी इसका और डिटेल स्टडी बाकी है, लेकिन आज मैं मेन आपको कॉम्बिनेशन बताना चाहता हूँ। तो अभी 5th कस्पल सबलॉर्ड का कॉम्बिनेशन देखते हैं। और 5th कस्पल सबलॉर्ड मेनली किस चीज को दिखाता है, संतान को, फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड होने का कॉम्बिनेशन कौन सा है, 2, 5, 11। 2 नंबर क्या काम करता है, फैमिली का है। जब संतान आता है तो फैमिली कंप्लीट होती है। 5 नंबर प्रथम संतान का है ही है, फर्स्ट चाइल्ड, इच्छा पूर्ति। 2, 5, 11, 5, 11, 2, 11 या खाली 11 नंबर जबरदस्त स्ट्रांगली एक्टिव होता है, या खाली 5 नंबर बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होता है, या फिर खाली 2 नंबर बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होता है, तो भी ये रिजल्ट मिल सकता है। ये हो गया बच्चा होने का कॉम्बिनेशन। तो बच्चा नहीं होने का कॉम्बिनेशन कौन सा, 2nd को नेगेट करता है 1st हाउस, 5th को नेगेट करता है 4th हाउस, 11th को नेगेट करता है 10th हाउस। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, और उसके साथ में 1, 4 तो है लेकिन साथ में 8 और 12 भी है, तो क्या हो गया, संतान नहीं होगा। अब नहीं होगा ऐसा खाली बोलने से पहले और भी चीजों को देखना पड़ता है। वो 5th हाउस की डिटेल स्टडी करेंगे हम, ये इतनी सारी नोट्स है ना, हम हर एक उसके अंदर मैंने डिटेल दिया हुआ है। लेकिन ये संतान होने का, ये नहीं होने का। अभी कभी कभी होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद संतान होता है, आईवीएफ और वो सब ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो क्या होता है, 2, 5, 11 के साथ में कौन सा नंबर आता है, 6th हाउस। 6th हाउस किस चीज का है, मेडिकल ट्रीटमेंट का है। तो 2, 5, 11 नॉर्मल
और 6 नंबर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में। ये 1 4 10 या फिर 1 4 8 12 संतान नहीं होने के नंबर्स है। और भी चीजें देखनी होती है। 5th हाउस से मेन हम ये इसको देखते हैं। उसका कॉम्बिनेशन सेकंड चाइल्ड का कौन सा आता है समझ में कुछ? परफेक्ट। 2 7 11 में से नंबर चाहिए तो 7 में मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ होगा तो 6th नहीं है। एक चीज और मैंने आपको ऑलरेडी बताई है लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ। खाली जब भी कोई जगह पे 6th हाउस आता है ना तो खाली 6th हाउस उतना तकलीफ नहीं देता है, खाली 8th हाउस उतना तकलीफ नहीं देता है, खाली 12th हाउस उतना तकलीफ नहीं देता है। लेकिन 6 12 8 12 या फिर 6 8 12 सबसे बुरी हालत इसमें होती है। ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। ये थोड़ा डेडली है और ये उससे ज्यादा डेडली है। ये तो वर्स्ट है। 6 12 खराब, 8 12 उससे ज्यादा खराब, 6 8 12 जबरदस्त खराब। ये हमेशा ध्यान में रखना है। अभी 6 नंबर मतलब कोई भी घर को नेगेट, अभी यहां पर मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं 5th हाउस से रिलेटेड। 5th हाउस से रिलेटेड सब लॉर्ड पे 6 12 8 12 6 8 12 है तो प्रॉब्लम तो है ही है। अब ये तो कॉमन 12th हाउस है लेकिन 5वें को नेगेट करने वाला कौन सा घर है? चौथा घर। तो 4 6 12 आया तो 5th हाउस की जबरदस्त बैंड बजाएगा। 4 8 12 क्योंकि घर को भी नेगेट कर दिया और नेचुरल जो नेगेटिव नंबर है वो भी साथ में आ गए। इधर भी यही चीज 4 के साथ में फिर 6 8 12 जुड़ गया तो घर को तो नेगेट कर ही दिया, फिर 6 8 12 भी उसके साथ में ज्वाइंट हो गए तो वर्स्ट कर देता है उसको। 6th हाउस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। ऐसे सब हाउस इंपॉर्टेंट ही है लेकिन 6th हाउस और मेन 6th हाउस के अंदर किस चीज का रोल आता है? लोन। लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी से पैसा मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इलेक्शन में जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, मैच चल रही है तो वो मैच के अंदर मैं जीतूंगा या मेरी टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी। बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा एग्जाम। ये सारी चीजों के लिए कंपटीशन, कोई भी प्रकार की कंपटीशन, ये सारी चीजों के लिए 6th हाउस का पावरफुल होना, 6th हाउस का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो 6th हाउस का पॉजिटिव कॉम्बिनेशन कौन सा है? 6 और 11, ये उसका पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। अब डिपेंड करता है कौन सी चीज के लिए जरूर है वो साथ में होना चाहिए। लेकिन अब फॉर एग्जांपल लोन चाहिए, पैसा चाहिए लोन पे, तो 2 6 11 सेकेंड हाउस पैसे का है, 6th हाउस लोन का है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है। तो उस तरीके से हम उसको कनेक्ट करके देखेंगे जैसे जैसे जरूर पड़ेगी। लेकिन 6 या फिर 6 11 या 2 6 11 पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। नेगेटिव कॉम्बिनेशन कौन सा? 6 के साथ में 8 जुड़ जाए, 6 के साथ में 8 और 12 आ जाए, या फिर 6 के साथ में 12 आ जाए, या फिर 5 8 12 क्योंकि 6 को नेगेट करता है 5 और साथ में जुड़ गया 8 12, या फिर 5 8 या फिर 5 12। ये तो घर फिर भी 6 नंबर आ रहा है तो थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिलेगा। हालांकि नेगेटिव नंबर दोनों है तो कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। यहां पर तो वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। अभी जैसे मेरे पास वो कुंडली आई थी, मैंने आपको बताया था, उसी का एग्जांपल आपको समझाता हूं 6 8 12 में कैसे हल करना है। ये कॉम्बिनेशन के अंदर क्लाइंट के वर्ड्स क्या थे? ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं आया, पैसा आया, 50 लाख रुपए आया मेरे पास, लेकिन आज की डेट में 0 है। अगर 6 नंबर नहीं होता तो पैसा आता ही नहीं। बड़ा पैसा कहां से आता है? 6th हाउस से आता है। मैंने समझाया आपको। 6th हाउस क्या करता है? बड़ा पैसा देता है। लेकिन बड़ा पैसा कहां से आएगा? बिजनेस से। तो बिजनेस से आया, उसने बोला मुझे 50 लाख रुपए आया मेरे पास, लेकिन आज की डेट में सारा 0 हो गया। 6 नंबर बड़ा पैसा, 7 नंबर बिजनेस, 2 नंबर धन स्थान, लेकिन क्या जुड़ गया? अगर ये 6 नहीं होता और 5 8 12 होता तो बड़ा पैसा आता भी नहीं, पूरी बैंड बजाएगी, आता ही नहीं, डबल बैंड बजाता। इसमें क्या हुआ? आया लेकिन चला गया, आया लेकिन चला गया। अभी भी वो ही बोल रहा है,
आता है लेकिन चला ही जाता है, आने से पहले खर्चे का प्लानिंग हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं से आ तो रहा है, एक बार जेब में तो आ रहा है, तो वो 6 नंबर से आता है। लेकिन यहाँ पर अगर 5 हो तो जेब में आने का सवाल ही नहीं, आएगा ही नहीं, जाने की तो बात ही छोड़ दो, आएगा ही नहीं तो जाएगा क्या। तो ये कॉम्बिनेशन है 6 8 12 और 5 8 12, ये फर्क पड़ता है। अब लोन लेने के लिए बैठा है, लोन लेने के लिए ट्राई कर रहा है, 6 के साथ में 8 आया तो लोन तो मिलेगी क्योंकि 6 नंबर है, अपना काम तो करेगा, देगा तो सही, लेकिन उसको रुला रुला के लोन देगा। 8 नंबर है, 3 बार 4 बार 5 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद में देगा। हर्डल, ऑब्स्टेकल, रुकावट, काम ही है उसका। तो 6 8 12 आया तो बहुत मुश्किल है लोन मिलना। फिर तो तीनों 3 नेगेटिव आ गए, मतलब दोनों नेगेटिव आ गए जो लोन के लिए चाहिए। यहां पर 6 को नेगेटिव नहीं गिनूंगा क्योंकि लोन तो चाहिए ना उसको, तो 6 हाउस की तो जरूरत है उसको, तो 6 हाउस तो है, लेकिन दोनों नेगेटिव आ गया, भयंकर खराब। या फिर 6 और 12 आया तो क्या होगा, 6 और 12 में लोन तो मिलेगा लेकिन मिलने के साथ ही खर्चा हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। बहुत लोग होते हैं ना, लोन लिया, कोई चीज कोई काम पूरा करने के लिए लोन लिया, पता चला लोन तो ले लिया लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ, वो खर्चा, वो पैसा दूसरी जगह पे खर्च हो गया, और वो काम तो जिसके लिए लोन लिया था वो तो उधर का ही है। ये सब चीजें होती है इसमें। तो इसमें लोन मिलेगा ही नहीं, लोन मिलेगा ही नहीं, लोन मिलेगा ही नहीं। 6 को नेगेट कर देता है। ये तो रुला रुला के भी देगा, ये तो देने का सवाल ही नहीं आता है। हम डिजीज को देखते हैं। बीमारी के घर कौन से, 6 8 12। सर्जरी और बीमारी 1 6 8 12, ये तो समझ में आता होगा अभी आराम से। 1 6 8 12 सर्जरी और बीमारी, ये लॉन्ग टर्म डिजीज। 6 और 8 मतलब 6 8 12 तो लॉन्ग टर्म डिजीज और साथ में हॉस्पिटलाइजेशन। 1 6 8 12 लॉन्ग टर्म डिजीज एंड सर्जरी। 6 और 8 लॉन्ग टर्म डिजीज, यहां पर हॉस्पिटलाइजेशन या सर्जरी की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन लाइफ टाइम डिजीज, लॉन्ग टर्म डिजीज या क्रॉनिक डिजीज तो होता है। बॉडी 1 नंबर, बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक सर्जरी नहीं होगी, इसके लिए 1 नंबर सर्जरी। 1 और 12 आ गया तो फिर सर्जरी 1 8 12, 1 6 8 12 डिजीज के साथ में। अब खाली सर्जरी 1 8 12 होता है ना बहुत बार। हाँ। कोई गिर गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, सर्जरी करनी पड़ी। गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया और सर्जरी करनी पड़ी, तो 1 4 8 12, 4 नंबर व्हीकल का, 8 नंबर एक्सीडेंट का, 12 नंबर हॉस्पिटल का, 1 नंबर बॉडी का। तो यहां पर बीमारी नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, अचानक से हो गया, और यहां पर बीमारी है सब जगह पे। आया समझ में डिजीज का। 8th हाउस, 8th हाउस में कॉम्बिनेशन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं इनहेरिटेंस। वारसागत पैसा या वारसागत कोई भी चीज मुझे मिलनी है मेरे पेरेंट्स के थ्रू, दादा के थ्रू, तो वो मुझे कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। 8th हाउस, पहला तो 8th हाउस से कोई भी चीज अगर प्राप्त करनी है तो 8 के साथ में 11, 2 8 11 तो पैसा मिलेगा, इनहेरिटेंस में मिलेगा, इच्छा पूर्ति होगी। 4 8 11 प्रॉपर्टी मिलेगी, वारसा में मिलेगी और इच्छा पूर्ति। और क्या मिल सकता है, शेयर्स मिल सकते हैं, तो शेयर्स को 2nd हाउस में भी ले सकते हैं, 5th हाउस में भी ले सकते हैं। 5 8 और 11 तो शेयर मिल गए, ये प्रॉपर्टी मिल गई, यहाँ पर लिक्विड मिल गया। 2nd हाउस में गोल्ड भी आ गया, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई। तो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन 8th हाउस के लिए कौन सा, 8 11 2 8 11 4 8 11 5 8 11, कौन सी चीज इनहेरिटेंस में मिलने वाली है उसके हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। इसको नेगेट करता है 7th हाउस, फिर 7th के साथ में 12वां, तो क्या होगा, 7th हाउस आएगा तो इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। 7 के साथ में 12वां आ गया तो पहला तो इनहेरिटेंस मिलेगा नहीं, मिलेगा तो व्यय हो जाएगा उसका। यहाँ पर 8th हाउस नेगेटिव काम नहीं करेगा क्योंकि 8th हाउस तो खुद ही 8th हाउस है, तो वो उतनी दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, बट उसको नेगेट करने वाले और ये 2 घर है वो उसको ट्रबल करने वाले हैं। 4 8 12 आ गया
तो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी तो मिलेगी, लेकिन वो प्रॉपर्टी का व्यय हो जाएगा। फर्क क्या पड़ा 4 8 11 और 4 8 12? पर आपने जस्ट अभी बोला ना कि 8 इतना नेगेटिव प्ले नहीं करता है। तो 4 12, चलो ये जनरल कॉम्बिनेशन, ये 8 हाउस के सिवाय अगर है तो 4 12। पर अगर 8 आ गया तो उसको क्या तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए बहुत दिक्कतें होगी उसको, और दिक्कतों के बाद भी चली जाएगी क्योंकि 12वां नंबर है। मान लो अभी, चलो मैंने बताया, लेकिन समझो आया 4 और 8 आया, तो 8 नंबर इनहेरिटेंस तो दिखा रहा है, मिलेगा तो सही, प्रॉपर्टी भी मिलेगा, लेकिन 8 नंबर का जो बेसिक मूलभूत नेचर है उसका, वो तो ट्रबल देने वाला है ही है, वो छोड़ने वाला नहीं है। बेसिक नेचर कभी भी जाता नहीं है, तो ये क्या करेगा, ट्रबल के साथ में प्रॉपर्टी देगा, देगा सही 4 नंबर है तो, लेकिन ट्रबल के साथ में देगा, रुला रुला के देगा। 8 हाउस रुला था बहुत है, रुला रुला के देगा। तो फादर का नेचर, फादर का कारक तत्व के हिसाब से और हाउसेस के हिसाब से देख सकते हैं। 9th हाउस में एक इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन का, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया 9th हाउस का। अभी 10th हाउस, किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट 10th हाउस, कौन सा काम करूं, कौन सा बिजनेस करूं, इसका बहुत डिटेल में स्टडी है, बहुत सारी चीजें मैंने इसमें नोट की है, वो जब 10th हाउस की स्टडी करेंगे। लेकिन 10th हाउस का कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पहला तो 2 10 11, तो क्या हो गया, बिजनेस से ये व्यक्ति को अच्छा पैसा, अपने कर्म से अच्छा पैसा मिलेगा, पहला कर्म से अच्छा पैसा मिलेगा। 2 7 10 11, बिजनेस करके अच्छा पैसा मिलेगा। 2 6 10 11, जॉब करके अच्छा पैसा मिलेगा। ये 3 कॉम्बिनेशन हो गया। बिजनेस में सक्सेस कब होगा, बिजनेस आगे कब बढ़ेगा, बिजनेस में अच्छे राइज कब होगा, 2 6 10 11 जब एक्टिव होगा तो क्या होगा, उसको बिजनेस के अंदर, मतलब ये दशा में देखना है अभी तो क्या होगा, उसको बिजनेस में अच्छे से अच्छा राइज मिलेगा, जॉब में अच्छा प्रमोशन मिलेगा। तो बिजनेस और फाइनेंस के लिए पॉजिटिव नंबर कौन सा है, 2 6 10 11। लेकिन यही चीज के हिसाब से बिजनेस में डाउनफॉल कब आएगा या बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कब होगा, 6 नंबर जो है वो बड़ा पैसा दिखाता है, कस्टमर के पास से बड़ा पैसा वही निकाल सकता है जिसका 6th हाउस पावरफुल होता है। अब 6th हाउस इसका नेगेट कौन करेगा, 5th हाउस। एक तो खाली 5, तो फिर भी उतनी दिक्कत नहीं है, 5 के साथ में 8, मतलब कस्टमर से पैसा भी नहीं आ रहा है और दूसरे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहे हैं बिजनेस के अंदर। 5 8 12, अभी 5 और 8 है, 5 नंबर जॉब के लिए भी नेगेटिव है, तो खाली 5 नंबर आया तो व्यक्ति की जॉब छूट जाएगी। 5 और 8 आया तो जॉब में इंसल्ट होगा और फिर जॉब छूटेगी, जॉब में बहुत सारी परेशानियां होगी, फिर जॉब छूटेगी, या तो निकाल दिया जाएगा या तो खुद छोड़ देगा। 5 और 8, 5 8 12 वर्स्ट सिचुएशन होगी, फिर जॉब छूटेगी, या छोड़ेगा या निकाल दिया जाएगा। 5 8 12, यही चीज बिजनेस में क्या काम करेगा, कस्टमर के पास से 5 नंबर है तो पैसा नहीं आएगा, 5 और 8 है तो पैसा तो आएगा ही नहीं, लेकिन दुनिया भर के दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। और 5 8 12 कस्टमर से पैसा आएगा नहीं, दुनिया भर के प्रॉब्लम हो गए, धंधा बंद कर देगा। 12 नंबर है, व्यय हो गया, उसके बिजनेस का व्यय हो जाएगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी किसी व्यक्ति की बहुत तरक्की हो रही है, आपने देखा होगा बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा कौन सा घर देता है, 6th हाउस देता है बहुत पैसा। अब जब 6th हाउस बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रांगली एक्टिव होता है, तो अच्छा पैसा तो आता है उसके पास, चाहे जॉब से आए चाहे बिजनेस से आए। लेकिन 6th हाउस साथ ही साथ में नेगेट किसको करता है, 5th हाउस को। 6th हाउस नेगेट करता है 7th हाउस को, क्योंकि 7वें का 12वां छठा घर है। आया समझ में, बिजनेस में 7th हाउस रिलेशनशिप का है या मैरिज का है। ये चीज फिर से एक बार बोलता हूं, छठा घर बड़ा पैसा देता है, जॉब में है तो जॉब से बड़ा पैसा देगा, बिजनेस में तो बिजनेस से बड़ा पैसा देगा, क्योंकि कस्टमर के पास से ज्यादा पैसा निकाल सकेगा। तो जनरली 6th हाउस बड़ा पैसा देता है। अब 6 के साथ में 2 और 11 आ जाए,
या 2 6 10 आ जाए तो नेम फेम बड़ा पैसा सब कुछ है। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूं कि इन शॉर्ट ये समझो 6th हाउस बड़ा पैसा देता है। अभी ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट 7th हाउस रिलेशनशिप का या मैरिज का है, उसको नेगेट कौन करता है? 6th हाउस। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी व्यक्ति के जीवन में 2 6 10 11 का कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा या 6 10 11 या 6 11 या खाली 6th हाउस एक्टिव होगा तो डेफिनेटली उसको पैसा तो बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, फाइनेंशियली एंड बिजनेस के अंदर बहुत तरक्की करेगा। लेकिन उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर होगी? उसी समय में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई भी घर आसानी से कुछ देता नहीं है। 6th हाउस चाहिए तुझे, बड़ा पैसा चाहिए, ले भाई बड़ा पैसा ले, लेकिन तेरा रिलेशन खा जाऊंगा। मैक्सिमम वाइफ की कंप्लेंट क्या होती है? मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता है, मेरे साथ झगड़ा करता है। 6th हाउस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का है, 6th हाउस झगड़े का है। अक्सर आप ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे तो जब जब 6th हाउस एक्टिव होगा व्यक्ति तरक्की तो बहुत कर रहा होगा, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी मैरिज लाइफ खत्म हो जाती है। ये सबसे बड़ा रीजन है। कोई भी घर जब एक्टिव होता है तो खाली उसका पॉजिटिव चीज नहीं देता है, उसके साथ में जुड़ी हुई नेगेटिव चीज भी देता ही देता है। इसीलिए आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब ये कॉम्बिनेशन एक्टिव होता है तो व्यक्ति को अक्सर स्ट्रेस होता है। 6th हाउस स्ट्रेस का है, जॉब में तरक्की बहुत कर रहा है, लेकिन कंपनी ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि स्ट्रेस आ गया। बहुत जबरदस्त है 6th हाउस। जितना अच्छा है साथ में कोई ना कोई चीज उसके साथ में इतनी ही बुरी है और वो खा जाता है उस चीज को। जब स्ट्रेस बढ़ता है ऑटोमेटिक डिजीज बढ़ते हैं। बीपी बढ़ने दो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने दो, डायबिटीज बढ़ने दो, जो कुछ भी बढ़े, लेकिन बढ़ता है तो क्या हो गया? बड़ा पैसा तो दिया, लेकिन साथ में स्ट्रेस भी दिया और 6th हाउस डिजीज का है, डिजीज भी दे दिया। कोई ना कोई बीमारी भी घुसा दी बॉडी के अंदर। फाइनेंशियली बहुत तरक्की की, बहुत अच्छा, लेकिन इस चीजों में और ये मैरिज के अंदर प्रॉब्लम या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अच्छा पैसा आ रहा है, 2 10 11 से आ रहा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 2 6 10 11 से आ रहा है तो दिक्कत है। लेकिन ये जो है, ये आपको अगर 5 लाख की कैपेसिटी रखता है तो ये 50 लाख की रखता है, फर्क ये भी है। 2 10 11 आया तो पैसा तो आ गया बिजनेस से, लेकिन ठीक ठाक पैसा आया, ये बड़ा पैसा देगा 2 6 10 11। तो ये कॉम्बिनेशन आता है तो रिलेशन को खराब नहीं करता है ना? नहीं, ज्यादा डैमेज नहीं करता है। हाँ, लेकिन सामने पैसा भी तो 5 लाख ही देता है। वो कोई बात नहीं, कभी कभी सामने वाले का क्या थिंकिंग है वो उसके ऊपर है। हाँ। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अभी शादी हो गई ना, अभी रोज रोज क्या करना है, जो होना है होने तो, पैसे चाहिए, एम्बिशन चाहिए, आगे बढ़ना है, तो वो 2 6 10 11 के पीछे ही भागते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं भाई अपने को रिलेशन भी मेंटेन करना है, पैसा कम आया तो भी चलेगा, तो फिर वो 2 10 11 में चले जाता है। अब वो अपने हाथ में तो है नहीं कौन सा एक्टिव होगा, वो तो दशा के हिसाब से जो एक्टिव होना है वो हो जाएगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन एक्टिव होके पैसा आया तो डिजीज भी लाएगा, स्ट्रेस भी लाएगा। मतलब 2 6 10 11 एक्टिव होके पैसा आया, सक्सेस मिला, नेम फेम मिला, तो डिजीज भी साथ में आएगा, स्ट्रेस भी साथ में आएगा और मैरिज या फिर रिलेशनशिप को भी खा जाएगा। 2 10 11 से आया तो ये सारी चीजों में दिक्कत नहीं होगी। पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा लेकिन दिक्कतें नहीं होगी। कॉम्बिनेशन इस तरीके से काम करते हैं। 11th हाउस का कॉम्बिनेशन, 11th हाउस में कोई कॉम्बिनेशन देखने की जरूरत है ही नहीं, वो खुद ही इच्छा पूर्ति का है। 12th हाउस, 12th हाउस से मेनली जो कॉम्बिनेशन देखना है या जो चीज को हम स्टडी करते हैं वो इन्वेस्टमेंट है। बाकी तो 12th हाउस खराब है, जिसके साथ में जुड़ जाता है वो डैमेज ही करता है, उसको प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। बट इन्वेस्टमेंट, तो क्या मुझे इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा? 12th के साथ में 11th आ जाए, 2 12 11, इन्वेस्टमेंट से फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट से धन की प्राप्ति होगी। 4 11 12 प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 5
11-12 शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। अब 12th का स्पेल्स अपलोड सेकंड हाउस दिखाता है, तो उसको क्या कहेंगे भाई, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करो। वो चलो मैंने लिख के रखा है, वो डिटेल स्टडी में बताएंगे। लेकिन ये हो गए 12th हाउस के पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। फॉरेन जाने के लिए जो एक कॉम्बिनेशन, फॉरेन का इसके बाद में लेता हूँ क्योंकि उसमें 3 घर अलग अलग है, ठीक है। ये हो गया 12th हाउस का नेगेटिव इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट के लिए नेगेटिव कौन सा, 5, 8, 12 तो खुद है, तो चलो 12 एक बार नहीं पकड़ते, तो 5 और 8 ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो गया। क्योंकि 5th हाउस समझो शेयर मार्केट का है, या 6th हाउस बड़ा पैसा देता है इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा कहां से आता है, 2, 6, 12, 11 इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा, लेकिन उसको नेगेट करता है 5th हाउस। 8th हाउस प्रॉब्लम है, 8th हाउस प्रॉब्लम का या लॉस का है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन 12, 11, 2, 12, 11, 4, 11, 12 और 5, 11, 12। नेगेटिव कॉम्बिनेशन 5 और 8, वो नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो गया। इसके कॉम्बिनेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, मेनली सवाल यही आएगा हमारे पास कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं। तो 12th का स्पेल्स अपलोड क्या क्या दिखाएगा, तो हम क्या सजेस्ट करेंगे वो मैंने इसमें लिख के रखा है, वो 12th हाउस की डिटेल स्टडी में हम देखेंगे। अब एक जो है वो फॉरेन का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला तो फॉरेन जाने का कॉम्बिनेशन कौन सा, 3, 9, 12। चौथा घर मातृभूमि का है, तीसरा घर उसको व्यय करता है, क्योंकि इंसान जब अपना स्वदेश, अपना देश छोड़ के जाता है तो देश का व्यय होता है। तो 3rd हाउस, 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग एंड 12th हाउस फॉरेन कंट्री। 3, 9, 12 फॉरेन का कॉम्बिनेशन, लेकिन ये फॉरेन जाने का कॉम्बिनेशन। अब फॉरेन जाने के पर्पस अलग अलग होते हैं। मान लो कोई वहां पर शादी के लिए, शादी मैरिज अटेंड करने के लिए जा रहा है, फैमिली के साथ में जा रहा है, तो 3, 9, 12 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 2nd हाउस फैमिली, ओवरऑल सब फैमिली आ गया। वाइफ के साथ में जा रहा है तो 7th हाउस। हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है तो 9th हाउस है ही हायर एजुकेशन का, तो 3, 9, 12 हायर एजुकेशन को ऑटोमेटिक दिखा देता है। दूसरा उधर का पर्पस होता है ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो 3, 9, 12 तो है फॉरेन का, लेकिन 6th हाउस है, तो वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो जा सकता है। वहां पर परमानेंट सेटल होना है फॉरेन कंट्री में, तो 3, 9, 12 तो है ही है, लेकिन वहां पर 4th हाउस, क्योंकि अब वो अपनी मातृभूमि, सॉरी मातृभूमि तो जन्म से है, लेकिन अपनी भूमि वहां पर किसको, सॉरी, अब वो अपनी वहां पर प्रॉपर्टी लेना चाहता है, परमानेंट सेटल होना चाहता है, तो उसका 4th हाउस। तो अलग अलग पर्पस होते हैं फॉरेन जाने के लिए, वो कौन से पर्पस के लिए जाना चाहता है, एंटरटेनमेंट के लिए, घूमने के लिए, महोत्सव के लिए, तो 3, 9, 12 साथ में 5th हाउस। तो वो पर्पस कौन सा है वो नोट कर लेना है, लेकिन फॉरेन के लिए कॉम्बिनेशन कौन सा एक्टिव होना चाहिए, 3, 9, 12 एक्टिव होना चाहिए, तो ही वो व्यक्ति फॉरेन जा सकता है। फॉरेन से वापस आने का कॉम्बिनेशन कौन सा, अपना घर के ऊपर वापस आने का, 4 और 11, या फिर खाली 4 मातृभूमि, जन्मभूमि, 4, 11 मतलब उसका कनेक्शन हो गया। और फिर एक होता है 2 और 11, क्योंकि फैमिली के साथ में मिलन हुआ, 2 नंबर फैमिली, 11 नंबर इच्छा पूर्ति। ये हो गया फॉरेन का कॉम्बिनेशन। अच्छा, कोई जॉब के लिए जा रहा है तो बस 6 नंबर। मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर जॉब, दोनों एक ही तरीके से देखते हैं। अभी हमने 1 से लेकर 12 का स्पेल्स अपलोड का जो मेन इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, कौन से घर से कौन सी चीज को देख सकते हैं, वो हमने स्टडी किया, और मेजर फोकस इसके ऊपर किया है कि जो क्वेश्चन क्लाइंट हमारे पास लेके आने वाला है उसके ऊपर। लेकिन उसके सिवा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो मैंने इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। इसके अंदर लगभग 400 जितने कॉम्बिनेशन है। अभी आपको क्या करना है, जो मैंने आपको समझाया, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको क्या करना है, ये सारे कॉम्बिनेशन को बैठ के आराम से स्टडी करना है। इसमें कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी उसके अंदर आपको प्रॉब्लम होगा, तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आपको पहले ये क्वेरी सॉल्व करनी है, इसमें से जो भी क्वेरी होगी, और उसके बाद में हम फिर एक एक स्पेल्स अपलोड की डिटेल स्टडी में जाएंगे, जिसको बोलते हैं स्टैटिक प्रॉमिस।
तो हर एक कस्पल सबलोड का स्टैटिक प्रॉमिस कैसे स्टडी करते हैं वो हम स्टडी करेंगे। पहले ये कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, बराबर दिमाग में बिठा लीजिए। पहली बार में तो बैठेगा नहीं सब कुछ, लेकिन जितना हो सके उतना बिठाइए। जो मैंने यहाँ पर कराया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला फोकस उसी के ऊपर रखना है। पर ये सब आपकी नॉलेज और जानकारी के लिए मैंने दिया है, जब जरूरत पड़े तो इसका यूज कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस के अंदर एक और चीज है, फिफ्थ हाउस के अंदर लव एंड अफेयर भी होता है। तो जब फिफ्थ कस्पल सबलोड के साथ में 7 आ जाता है तो लव एंड रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप एंड इलीगल, लव इलीगल का 8th हाउस, लव रिलेशनशिप इलीगल एंड 12th हाउस तो बैड प्लेजर, यानी यहां पर सेक्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। एक होता है खाली लव है, मुझे किसी से प्रेम है और थोड़ा रिलेशनशिप में आगे बढ़े हैं तो 5 और 7, लेकिन वो रिलेशनशिप तो इलीगल ही है। तो 5, 7 और 8, और 8 के साथ में जब 12 नंबर भी जुड़ जाए तो इलीगल सेक्स, क्योंकि 12th हाउस बैड प्लेजर का है तो ये बैड प्लेजर, 7th हाउस रिलेशनशिप का, 5वां भाव लव का, 8वां भाव इलीगल का। कभी होता है फिफ्थ कस्पल सबलोड खाली 7, 8 दिखाता है तो इलीगल रिलेशनशिप, वहां पर प्रेम नाम की कोई चीज नहीं होती है, खाली रिलेशन होता है। और 7, 8, 12 तो रिलेशनशिप के साथ में सेक्सुअल भी सब कुछ होता है, लेकिन फीलिंग या लव नहीं होता है। आया समझ में? और ये ब्रेक कब होता है? तो जब 4, 8, 12 या 4 और 12 आ जाए तो लव रिलेशनशिप में ब्रेक आता है। या 4, 6, मैं 8, 12 यहां पर नहीं लूंगा, 4 5 को नेगेट करता है, 7 छठे को, 6 नंबर जो है वो 7 को नेगेट करता है। तो फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिक्कत आना शुरू होती है, लव में प्रॉब्लम दिक्कत आना शुरू होती है। और फिर 4, 6 के साथ में 8 और 12 आया, या फिर 4, 6 के साथ में 8 आया तो लव में ब्रेक, रिलेशनशिप में ब्रेक, अफेयर में ब्रेक, वो 4, 6, 8 या फिर 4, 6, 8, 12। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लव अफेयर रिलेशनशिप आजकल बहुत चल रहा है, तो ये चीज को भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। बाकी इसके ऊपर ध्यान दीजिए, काम कीजिए, इसमें बहुत कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, फिर जो भी क्वेरी है उसको हम डिस्कस करेंगे।